हेलो बच्चों, आई एम पुलकिश में फिजिक्स मेंटोर। आज हम न्यूक्लियाई का पार्ट नंबर 2 और उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं, मास डिफेक्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं, न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखें और ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो जाकर ज़रूर करें, बहुत हेल्प मिलने वाली है। वीडियोज़ के नोट्स बनाते रहें ताकि काम बनना स्टार्ट हो। चलिए शुरू करते हैं, इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं कहाँ, साइड में। चलो ठीक है। अच्छा, पहला फोर्स है हमारा न्यूक्लियर फोर्स। ऊपर करूं? चलो ठीक, सुनो मेरी बात। हमने आज तक 4 फोर्सेस के बारे में चर्चा की है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ग्रेविटेशनल, स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में चर्चा की है। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, NF। अच्छा, दिमाग में चर्चा आएगी, न्यूक्लियस के अंदर घुस चुके हैं, चर्चा आएगी कि न्यूक्लियस के अंदर Pn होता है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं, मतलब PP, Pn या Nn संभवतः बोल सकते हैं। ये बात तो पता है, PP जो होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन पर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। बच्चों की कहानी है। तो चार्ज पास में आएंगे, कॉलम फोर्स की बात करना स्टार्ट कर देंगे, हो सकता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, समझिए इस बात को पहले। तो इतना तगड़ा फोर्स जो इनको सबको स्टेबल रखता है। अगर आप F और FG, FE और FN की बात करोगे, अगर रेशो देखना चाहें तो रेशो आएगा 1 10 की पावर 36 और 10 की पावर 38। इतना ज़्यादा फर्क आ जाता है। देखो, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, ठीक है, समझ आती है, पर फोर्स कितना तगड़ा है ये समझिए। अरे कहने का मतलब क्या है भाई, हिलने नहीं देगा। तेरे को किसी तगड़े बंदे ने पकड़ लिया ऐसे करके और आगे जाना है, पर जाने ही नहीं देगा, ऐसे तगड़ा है वो, समझा? हाँ, तो वो बात बता रहे हैं। तो ये हिलना तो चाहते हैं पर ये हिल नहीं पाते बेचारे, क्योंकि इनके बीच में क्या लग रहा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात करना चाह रहे हैं। समझ मानते हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, सैचुरेशन इफेक्ट की बात कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स की बात कर सकते हैं कि आपस में क्या इतने तगड़े तरीके से बॉन्ड बनाते हैं ये कि और चीज़ों को अनस्टेबल नहीं होने देते न्यूक्लियस के लिए। अगर हो जाएगा तो सारा काम खराब हो जाएगा ना भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है चारों ओर। सही चर्चा है, वो वाकिफ है, होना पड़ेगा। चलो ठीक है, ये बात समझ आती है। तो क्या बोलेंगे, द फोर्स बिटवीन न्यूक्लियंस, न्यूक्लियंस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियर फोर्स। सही चर्चा है। प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन के बीच की बात करें, क्योंकि न्यूक्लियस की बात करें तो उसके अलावा बात कर भी नहीं सकते हम, क्या ही करेंगे। ये रेशो होता है। शॉर्ट रेंज फोर्स बता दिया, स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी बता दिया आपको। सैचुरेशन इफेक्ट का मतलब क्या हो गया, या सेल्फ इंडिपेंडेंट का मतलब ही बोल सकते हो कि हर चीज पर, मतलब हर पेयर की बात कर सकते हैं, उस पर बराबर लगेगा, पार्शियलिटी नहीं होगी कि ये थोड़ा बड़ा है, बड़ा क्या, बराबर ही तो होंगे भाई, बड़ा क्या होगा। इसकी वैल्यू कितनी बताई थी, 1.6726, 10 की पावर -27, और इसके लिए 6749 की बात बताई। थोड़ा सा फर्क होता है मास के लिए, इसके लिए, इस पर चार्ज तो 0 हो गया न्यूट्रॉन पे, इसके लिए बात बताई थी। और वैसे चार्ज की बात 1.6 10 की पावर -19 की बात करते ही करते हैं कॉलम में। सही चर्चा आ गया, समझ आ गया। स्ट्रॉन्ग फोर्स है, शॉर्ट रेंज फोर्स की बात कर सकते हैं और काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर हमारा मेन काम स्टार्ट होगा। द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियंस इज कॉल्ड, क्या है, न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन मतलब दोनों को इंटरेक्ट करके रखता है। न्यूक्लियर फोर्स इज अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स दैट बाइंड्स द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर इनसाइड द टाइनी न्यूक्लियस। हर न्यूक्लियस के अंदर, कलर अजीब सा हो रहा है, हर न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, उसको बांधे रखता है, छोड़ता नहीं। आ जाओ, प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बोला था ना, स्ट्रॉन्गेस्ट
स्ट्रॉन्ग नहीं, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, थर्ड फॉर्म। न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन इन द नेचर दैट होल्ड्स द न्यूक्लियंस टुगेदर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन द प्रोटॉन्स की बात करें। अगर उनके बीच में, देख नॉर्मल सी बात है, 2 प्लस के चार्ज हैं तो पक्की बात है कि रिपल्शन तो होगा ही होगा। देख जब 2 चार्जेस की बात करते हैं तो हम किसकी बात करना स्टार्ट करते हैं? कॉलम फोर्स की बात करना स्टार्ट करते हैं। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि जब 2 चार्जेस पास में आते हैं, कॉलम फोर्स लगता है, तो जब वो उसके अंदर न्यूक्लियर फोर्स ऐड होता है ना, तो वो कॉलम फोर्स वैनिश हो जाता है। अरे खुद ही हो जाएगा ना भाई। रेशो देखो ना, 1 10 की बार 36, 10 की बार 38 की बात कर रहा है, आगे लिखा हुआ चेक करो, 1 10 की बार 36, 1 10 की बार 29। ये देखो एफ जी ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक और न्यूक्लियर फोर्स की बात करेगा। एक्चुअली ये रेशो होता है, लगभग 100 गुना ज्यादा हो गया ना। एक ही बात है, बेस में पावर जुड़ जाएंगी, लगभग 100 गुना ज्यादा होगा। 100 गुना तो बहुत होता है। सही चर्चा है, सही। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड न्यूक्लियर फोर्स इज, ये स्ट्रेंथ में फोर्सेस की बात कर रहे हैं भाई। दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए। आसान चीज, अभी तो बहुत आसान चल रहा है, आगे परेशानी आ सकती है थोड़ी बहुत। शॉर्ट रेंज फोर्स बता दिया। अनलाइक ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स इज ए शॉर्ट रेंज फोर्सेस की बात करेंगे। इट ऑपरेट्स ओनली वेरी शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2-3 फर्मी फ्रॉम न्यूक्लियस, मतलब 2-3 फर्मियोन की बात करना स्टार्ट करता है, उसके बीच की बात कर सकते हैं। और आप जानते ही हैं कि अगर हम किसी भी प्रोटॉन, ऐसा तो है नहीं कि एक प्रोटॉन वहाँ खड़ा है और एक इन्फिनिटी पे खड़ा है न्यूक्लियस के अंदर, बहुत नज़दीक होते हैं, ये बात पता ही है आपको। चलो ठीक है। चार्ज इंडिपेंडेंट कैरेक्टर जो आपको बताया था। द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन 2 न्यूट्रॉन एन फोर्स इज नियरली इक्वल टू बिटवीन 2 प्रोटॉन फोर्स। वाकिफ मानते हो? अरे हम मानना पड़ेगा जी। जैसे पीपी की बात करोगे वैसे एनएन की बात करोगे, वैसे एनपी की बात करोगे, वैसे पीएन की बात करना स्टार्ट करोगे। अरे भाई एक समझ चीज, अगर पार्शियलिटी कर दी, पक्षपात कर दिया, तो बाकी वाले हिल नहीं जाएंगे क्या? और अगर वो हिल गए तो एटम हिल जाएगा भाई, दुनिया हिल जाएगी, हम हिल जाएंगे। समझ इस चीज को। अगर वो स्टेबल है तो हम स्टेबल हैं, अगर वो नहीं है तो हम भी नहीं हैं, हमारी एग्जिस्टेंस कुछ नहीं है उसके बिना। समझ मानते हो इस चीज को? मानना पड़ेगा। बिटवीन ए प्रोटॉन एंड ए न्यूट्रॉन, मतलब पीएन फोर्स की बात करेंगे, दस द न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज ऑफ पार्टिकल। सभी को बराबर हिस्सा मिलेगा, एक एक लड्डू मिलेगा। 15 अगस्त है, मिलता होता ना बूंदी और वो स्कूलों में, हाँ मिलता है, उसका बड़ा ही मन है हमें। चलो ठीक है। पीपी न्यूक्लियर फोर्स, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, देयर इज ए रिपल्सिव फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन्स बट दिस वीक कंपेयर टू द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। पहले पन्ने पर पहली लाइन में और पहली बात ही ये बोली थी कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, अगर होगा तभी रोक पाएगा। किसको? अरे इनको रे, वो तो गया। चलो ठीक है सर, समझ गए? हाँ, तो इनको रोक पाता है तभी तो हम स्टेबिलिटी की बात कर सकते हैं, अगर नहीं होगा तो कहानी गोड़ है। समझ मानते हो? यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए, थ्योरी का ही पार्ट था। आगे जो है मास इक्विवेलेंट थ्योरी है जो आइंस्टाइन सर ने दी थी, बहुत ही तगड़ी है, उसके बारे में पूरी चर्चा करने वाले हैं। आ जाइए, मास डिफेक्ट होगा, इसके बाद सैचुरेशन इफेक्ट लास्ट रह गया जो बताना था आपको मैंने। एक न्यूक्लियन इंटरेक्ट्स ओनली विद नेबरिंग न्यूक्लियंस, अब पास पास के जो हैं, दिस न्यूक्लियन समझ गए ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात कर रहा है। दिस इज सपोर्टेड बाय द फैक्ट दैट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज सेम ओवर ए वाइड रेंज ऑफ मास नंबर। एक्चुअली क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी ये बात कर सकते हैं, किसी भी चार्ज को जितनी एनर्जी रिलीज करता है वो, समझ मान रहे हो? मतलब हमने किसी न्यूक्लियस को एनर्जी दी, बाइंडिंग एनर्जी वही होती है। मास डिफेक्ट के बाद जो एनर्जी यूज़ करते हैं, कितनी एनर्जी यूज़ हुई है, जैसे मान लो 5 किलोग्राम बोल सकते हैं, एक बार इमेजिन करो 5 किलोग्राम एनर्जी थी, आपने उसको दूसरे में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मास एनर्जी इक्विवेलेंट की बात करेंगे, अभी इंतज़ार कीजिए, इसके बाद बहुत तगड़ा टॉपिक होने वाला है। आप कोई 5 किलोग्राम की बॉडी थी और आपने मेरे को हाथ में पकड़ा दी, तो अब उसकी जो मास है वो हो गया 4.8 या 4.9 या 9,
तो 0.001 कहाँ गई, उसका मास कहाँ गया, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और वो एनर्जी ही क्या है, बाइंडिंग एनर्जी है। इंतजार कीजिए, बताते हैं, ठीक है, वो वाली बात है, इंतजार कीजिए इसके लिए। मास डिफेक्ट, अरे भाई बेइज्जती हो गई रे तो आ जाओ जी। मास एनर्जी इक्विवेलेंट या मास एनर्जी थ्योरी बोल दो। सीट पट्टी बांध लो, काम करना स्टार्ट करो और काम करना स्टार्ट करते हैं। आ जाओ जी। E बराबर में mc²। इससे पहले हम आगे कुछ बोलें, आप बोलिए क्या? कुछ भी मत बोलिए, आप तो बस समझिए। आ जाओ। मास और एनर्जी का क्या ऐसा रिलेशन है जब हम बोलते हैं कि अगर किसी का मास जाएगा वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अरे सर ये क्या बोल दिया, अरे पढ़ के नहीं आ रहे क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में? ऐसा क्या था जो आइंस्टाइन सर ने ये थ्योरी दे दी? रिलेटिविटी की थ्योरी है भाई। अब अगर मैं एक लाइन लिखूं तो शायद क्लियर हो जाएगा। मास इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अरे समझो रे, मतलब मास क्या है, एनर्जी की फॉर्म है। देन लिखो, मास एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टार मार्क कर सकते हैं अगर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, और सही है भाई। अगर किसी बॉडी के अंदर हम एनर्जी डाल रहे हैं मतलब उसका मास क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। समझ मानते हो? अरे भाई अगर किसी बॉडी से एनर्जी रिलीज कर रहे हैं मतलब उसका मास, हाँ सही बोल रहे हो। वापस बोल रहा हूं, मास और एनर्जी इक्विवेलेंट की बात कर दी, मास इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात कर दी। अगर हम किसी बॉडी पर क्या मास बढ़ा देंगे, मतलब इफ एनर्जी ऑफ ए बॉडी इंक्रीज देन मास ऑल्सो। मतलब किसी बॉडी को अगर एनर्जी दे दोगे तो मास बढ़ेगा। इफ लिख देंगे वी इंक्रीज्ड एनर्जी on a body then mass also increased। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग चेक करवाएं। E प्रोपोर्शनल c² बराबर में m, चेक कर सकते हो। अभी तक के लिए ये याद कीजिए, वो अभी आगे आएगा मास डिफेक्ट के अंदर। क्लियर है चर्चा? वाकिफ है? नहीं है तो कर ले। चलो ठीक बात है सर, ऐसा बता रहे हो तो मानना ही पड़ेगा, और तो इलाज ही नहीं है। तो फिर हम कैसे मान लें कि मास की फॉर्म कैसे याद करें? मास इज द फॉर्म ऑफ मैटर या कंटेंट्स ऑफ मैटर। मैटर से मिलकर मास की बात कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सही चर्चा। अब देख यहां पे अगर मैं तेरे से एक क्वेश्चन पूछता हूं छोटा सा। एक बॉडी है, बॉडी ले लो, बॉल ले लो, कुछ भी ले लो, अपने दोस्त को ले लो, उसको तुमने लुढ़का दिया। मतलब एक मूविंग बॉडी है और एक स्टेशनरी बॉडी है। एनर्जी की बात करना चाहोगे तो किसकी करोगे? सोच के। मूविंग बॉडी की। समझो ना इस चीज को, मास की बात कर सकते हो। मूविंग बॉडी जो होगी उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी
लेस हीट एनर्जी भी होगी। अरे गजब कर दिया रे ये तो। अरे भाई एक बॉल है, लुढ़का दी, चल रही है, फ्रिक्शन लग रहा है, नॉर्मल सी बात है, घर्षण लग रहा है, कुछ हीट तो प्रोड्यूस करेगा ना। हाँ ये बोल सकते हैं हीट बहुत कम फॉर्म में होती है। क्यों होती है? क्योंकि मान ले अगर तू काइनेटिक एनर्जी लिखेगा तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन में सी स्क्वायर आ जाएगा, हीट एनर्जी अपॉन में क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, 3 × 10 की पावर का स्क्वायर। तो दिखती नहीं एक्चुअली, नहीं समझा? अरे ये कितनी होगी, 5 6 7 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। और ये कितनी है, 3 × 10 की पावर 8 का स्क्वायर, और इसमें भी स्क्वायर। और जो डिवाइड में आ रहा है बराबर क्या चल रहा है, m चल रहा है, या स्टेशनरी बॉल चल रही है, एक ही बात है, क्या दिक्कत कर रहे हो? ठीक है, सही चर्चा है। अरे आसान चीज है जी, मुश्किल मत बनाओ इसको। फील आया थोड़ा सा? मास के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इंतजार तो कीजिए, क्या दिक्कत कर रहे हो? इसको समझो पहले, एक बार फिर करते हैं। चलो, राइटिंग से क्या मतलब है, लफ्ज समझ नहीं आ रही तुम्हें, लफ्ज जो बोल रहा हूं मैं। चलो, मास इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब मास इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ना लिखो। अरे हमारा रबड़ चेंज हो गया भाई। हाँ ठीक है ना, एक ही बात है यार, काहे दिक्कत करते हो? अंग्रेजी में क्या पढ़ा है, हिंदी बोला करो। चलो ठीक है। देन द मास एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट, ये समझ आता है, क्लियर चर्चा। E बराबर mc स्क्वायर समझ आता है, बिल्कुल तरीके से समझ आता है। पर हम इस फॉर्म को E अपॉन सी स्क्वायर बराबर में m लिखेंगे। अभी तक हमने जो स्टोरी पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग तो ये सही मानते हैं। अरे मास डिफेक्ट में बता देंगे बाइंडिंग एनर्जी में E बराबर mc स्क्वायर आएगा भाई, क्या दिक्कत कर रहा है? मानते हो क्या? मानना पड़ेगा। चलो ठीक बात है। अगर आप सर ये बात बोल रहे हो कि मास एनर्जी इक्विवेलेंट है, तो अगर किसी बॉडी में हम एनर्जी डाल देंगे तो मतलब मास बढ़ा देंगे, और अगर निकाल देंगे तो मास को कम कर देंगे। यही बात आई मास इफेक्ट में, मास डिफेक्ट में। कैसे? अभी देखो जरा, सही चर्चा है, वाकिफ है, मानते हो, मानना पड़ेगा। हो गया, चलो ठीक है। अब हम चलने वाले हैं मास के ऊपर। व्हाट इज मास? अरे सर ये तो बचपन की बातें हैं, अभी तो मैं थोड़ा फील करवाते हैं मास क्या होता है। अरे वो साउथ वाला मास नहीं, जो पैर घुमा के मिट्टी उड़ा देता था, वो वाला मास नहीं। आ जाओ, मास क्या होता है देखो। मान ले तो किसी भी एक कंटेंट पार्टिकल की बात करना चाह रहा है, एक ऑब्जेक्ट की बात करना चाह रहा है, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट से क्या क्या काम हो सकता है? बॉल है तो हम फुटबॉल बना देंगे इसको। चलो ऑब्जेक्ट बनाया तूने, अच्छा इस ऑब्जेक्ट को तूने तोड़ा तो ये टूटा एटम में, एटम से टूट सकता है भाई, ये टूटे भाई 4। अब इनके बीच में क्या है, इंटरेक्शन फोर्स है। अरे भाई नीचे का, अच्छा आपको मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि एक मास के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। अरे कंटेंट्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड बॉडी। मतलब मैटर की बात करते हैं, ये नॉर्मल सी बात है, तुम समझते हो उस चीज को। फिर ये बना इस तरह का न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। ये क्या हुआ भाई? चलो बढ़िया किया इसने। इनके बीच में फोर्स होगा। फिर आगे बनेंगे न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करेंगे। फिर आगे बनते हैं क्वार्क्स, आगे ग्लूटॉन बनते हैं। ग्लूटॉन इतना घुसने की आवश्यकता नहीं है, इतना ही बहुत है। म्यू डी एफ की बात करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये चर्चा आपने क्या बताई, ये चर्चा आपने क्या बताई? अब इसको यही क्वार्क्स लिखो बस। देख भाई
एक ऑब्जेक्ट जब टूटता है, एटम, फिर न्यूक्लियस के लिए, फिर न्यूक्लियॉन्स के लिए, फिर क्वार्क्स के लिए बात करना स्टार्ट करते हैं। होता क्या है देख, होता कुछ भी नहीं, इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होंगी। इसके पास काइनेटिक एनर्जी और वाइब्रेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो वाइब्रेट करेगा। सेम चर्चा इसमें होगी, काइनेटिक प्लस वाइब्रेशन एनर्जी, फिर इसमें भी काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। मतलब ये सारी एनर्जी मिलकर एक मास का निर्माण करती है। कहने का मतलब क्या है, मास बराबर में अगर बात करूंगा, ये सारी एनर्जी, अब मैं लिखूंगा नहीं भाई, सारी एनर्जी बहुत ज्यादा है, फिर अपॉन में c², इसकी काइनेटिक पोटेंशियल, इसकी काइनेटिक प्लस वाइब्रेशन, इसकी काइनेटिक प्लस वाइब्रेशन, इसकी काइनेटिक प्लस वाइब्रेशन, ये सारी एनर्जी मिलकर एक मास का निर्माण करती है। और आपको जानकर बड़ा अचंभा होगा, ये सारा मिलकर भी 99% ही मास बनाती है। 0.1 या 1% जो बात करते हैं वो कहीं उठ जाता है, जिसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। आ गया टॉपिक। इतना पढ़ने के बावजूद इतना पार्ट आया। हाँ, बिखरेगी तभी तो निखरेगी जिंदगी भाई। चलो ठीक बात है, ऐसी बात है तो बढ़िया है। वाकिफ हो? अरे भाई इसको तू ये इतनी बात समझ कि एक ऑब्जेक्ट को तोड़ा एटम्स में, फिर उसको इलेक्ट्रॉन की बात कर सकते हैं, फिर न्यूक्लियॉन्स की बात कर सकते हैं, फिर क्वार्क्स की बात करते हैं। आगे एक होता है पार्ट, वो तुम्हारे अभी तक आया भी नहीं और इतना डेप्थ में घुसने की आवश्यकता भी नहीं है। क्वार्क्स पहले चैप्टर का इलेक्ट्रोस्टैट का आपके किताब में एनसीईआरटी में पहले पेज पे दिया हुआ है या सेकंड पेज पे दिया हुआ है, नीचे नीचे देख लेना। ठीक है, तो समझ गया कि चलो ठीक है। अब ये 1% जो एनर्जी गई है ना, यही है मास डिफेक्ट। इसी को पढ़ना है हमें, इसी को जानना है, इसको पहचानना है। क्या होता है, कैसे होता है? जो होता है नजरों के सामने होता है, छुपाया जाता है पर छुपता नहीं। चलो ठीक है, ओके, हो गया, मानते। अरे बेटा कुछ भी देख देख, मैंने कैसे रिलेट किया समझ इस चीज को। पहले मैं थोड़ा वापस समझ, एक मिनट रुक जा। देख पहले मैंने क्या किया, मैंने किया पेन उठाया लिखना स्टार्ट किया। अरे समझो मैंने किया क्या, मास और एनर्जी इक्विवेलेंट होते हैं। सही, वाकिफ मानता हूँ, बिल्कुल तरीके से आपने बताया, मैं मानते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंट होते हैं। मैंने बोला किसी बॉडी का मास बढ़ा दोगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी। गजब कर रहे हो? अरे सही कर रहे हैं, गजब काय कर रहे हैं। चलो ठीक है, अगर बॉडी से निकाल लोगे एनर्जी तो मास कम हो जाएगा। करेक्ट बात बोली, करेक्ट बोली। अब मैं बोल रहा हूं भाई कि मास एनर्जी इक्विवेलेंट का आपने रिलेशन बता दिया, E बराबर mc²। कहानी में एक ट्विस्ट नहीं आना चाहिए। हुआ क्या, हुआ ये कि हमें पता लगा कि एनर्जी और मास की डिपेंडेंसी समझ आती है। चलो ठीक है, फिर हमने बोला कि मास एक्चुअली है क्या। तो हमने बोला कि एक ऑब्जेक्ट उठाओ, उसको तोड़ो। उसको हमने तोड़ना स्टार्ट किया, पहले इसमें टूटा, फिर इसमें टूटा, अरे एटम्स में टूटा, फिर इसको आगे तोड़ा। इलेक्ट्रॉन को थोड़ी तोड़ सकते हैं आगे, न्यूक्लियस को तोड़ेंगे ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में क्या दिक्कत कर रहे हैं इसमें। फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करी, फिर आगे क्वार्क्स की बात करनी स्टार्ट करी। इनके बीच में एनर्जी होती है। भाई एक बात बता, बिना एनर्जी के चल लेगा क्या तू? हैं, गजब बात कर रहा है। अरे सर वो साथ होता एनर्जी मिल जाती है। आ जाओ सुनो, इलेक्ट्रॉन जो है ये घूम रहा है तो मतलब वाइब्रेशन कर रहा है ना। इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी, इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी, इसके पास पोटेंशियल काइनेटिक दोनों। इसके पास सेम बात करेगा एनर्जी की, और इसके पास भी एनर्जी की बात करें। क्वार्क्स बोलता है सर, छोटे कण बोलते हैं इसको। इसका ग्लूटोन आया था, वो आपके ना सिलेबस, इवन आपके ये सिलेबस में भी नहीं है जो बताया आपको, सिर्फ एक तरीका बताने के लिए बताया। इन सभी एनर्जी को जोड़ दिया, m बराबर में E/c²। ये एनर्जी सारी जुड़ गई अपॉन में c²। ये मास है। अब इससे ज्यादा फील क्या लेगा? अच्छा ये मास अगर समझ आता है तुम्हें तो एक चीज समझाओ मेरे को। आपने बोला सर 99% की बात, 99.9 बोल दो बस, पर 0.01 कहां गया? खा गए सर। अरे खाना नहीं रे, वो गया कहां, वो डिफेक्ट कहां हुआ? टॉपिक आता है मास डिफेक्ट, आ गया। चलो ठीक बात है, ऐसी बात है तो बढ़िया बात है। पेन कॉपी उठा लो, स्लेट पे लिखना स्टार्ट करो।
मास डिफेक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं, अभी नहीं, ऊपर कर दूं इसको, पहले इसको भी समझा देता हूं यार। अरे भाई ऊपर करना पड़ेगा। देख क्या होता है, होता क्या है, होता देखो देखो पहले जो हमारे न्यूक्लियस होते हैं ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो उसके मतलब एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ये बात मानता है। अरे समझो रे यार, क्या दिक्कत करते हैं, ये लो ये गजब कर दिया सर, अब ठीक समझ आएगा। पी एन पी एन पी, मान ले ऐसे घर की बात है ना अपनी, क्या दिक्कत कर रहा है। ये न्यूक्लियस की बात करी तूने, इसमें सारे ये अंदर है इसके न्यूक्लियॉन्स। अच्छा होता क्या है कि जब हम इसका मास देखते हैं ये इससे कम आता है। रे गजब कर दिया सर, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भाई यही तो है मास डिफेक्ट। अगर मैं इसको सही शब्दों में लिखूं तो भाई बढ़िया पेन से लिखेंगे, डेल्टा एम मास डिफेक्ट जेड ऑफ एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम ऑफ एन, दिस इज योर मास डिफेक्ट। कहानी खत्म, खेल खत्म। समझ ही नहीं आया सर। अरे लाला, ये हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं, हम न्यूक्लियस के मास की बात करेंगे। न्यूक्लियस का मास कम होगा इसके कंपैरेटिव में, ऐसा देखा गया। इसको तोड़ तो सकते नहीं। और समझ इस चीज को, मैंने क्या बोला कि इसका मास इससे कम है, चाहे 0.01 ही कम है, पर है कम। वो मास कहां गया? एनर्जी की फॉर्म में। और वही एनर्जी क्या है? बाइंडिंग एनर्जी। अरे एक एक चीज, एक एक कड़ी मिल रही है भाई। सर हमारी कड़ियां तो टूट गई उसके साथ। हाँ कोई नहीं, जुड़वा देंगे, क्या दिक्कत कर। अरे टेंशन ना लो, राह देखेंगे तेरी चाहे जमाने लग जाएं, या तो मिल जाएगी तू या हम ठिकाने लग जाएं। चलो ठीक है, आ जाओ आगे। हो गया ZMP। हो सकता है आपको P की जगह H की बात करी जो, क्योंकि P की जगह हम 1H1 की बात करते हैं, इसमें कोई दोराई वाली बात नहीं है। A माइनस जेड एम एन, हम जानते हैं ZXA की बात करते हैं, जानते हो ना इस चीज़ को। तो मास नंबर और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करना स्टार्ट करते हैं, उसमें सिर्फ खाली और खाली प्रोटॉन्स की बात करते हैं, माइनस MN की बात करना प्रारंभ करेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देख, इसका मास ज़्यादा था तो ये पहले आया, इसका मास कम था और माइनस में आया, तो इसमें घट के जो आएगा वो हमारा है। और मास और एनर्जी क्या होते हैं? इक्विवेलेंट होते हैं। ये हमें आते ही बता दिया था, फंबल मार गए थे, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, आते ही बता दिया था। समझ मानते हो? अच्छा अभी मैंने क्या बोला, बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? जो एनर्जी, मतलब ये मास डिफेक्ट में जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या है? बाइंडिंग एनर्जी। पर एक्चुअली बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या हुआ ये समझाओ हमें। तो कि आप ये बोल सकते हो कि किसी भी न्यूक्लियस से प्रोटॉन को अलग करने के लिए जो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या कहलाती है? बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। इससे क्या पता लगा? इतना अलग करना है कि वापस वो इंटरेक्ट कर ही ना पाए। अरे भाई, अच्छा एक क्वेश्चन छोटा सा, अगर मैं बोल रहा हूं एक न्यूक्लियस की एनर्जी 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और दूसरे की 120 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 130, 140, 150 जितना बोला है बोलो, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है? वापिस वापिस वापिस, एक की 100 है, एक की 140 है। अरे मेगा इलेक्ट्रॉन वाला एनर्जी की बात करते हैं भाई। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है? 100 वाला? हाँ, अरे नहीं, 140 वाला। जिसकी जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी वो न्यूक्लियस उतना ज्यादा स्टेबल। ऐसा क्यों? दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए ऐसा। तो ऐसा क्यों? अरे भाई एनर्जी क्या है, उसको निकालने के लिए उसको वापस इंटरेक्ट कर ही ना पाए, तो जितनी ज्यादा एनर्जी
रिक्वायरमेंट है तो मतलब उतना स्टेबल था, इस कारण। तो जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी जिसकी होगी वो उतना स्टेबल होगा। लिखूंगा, जितनी ज्यादा पढ़ाई करोगे, जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी, उतना न्यूक्लियस स्टेबलाइजर, अरे नहीं रे भाई, स्टार मार्क कर ले, इंपॉर्टेंट डाल ले, उसका नाम लिख ले, कहानी खत्म कर बस। समझ मानता है, आसान चीज है, मुश्किल थोड़ी है ये। अच्छा दलिया बन गया क्या, अभी बताता हूँ। ये समझ मानता है, देख इसका जो मास है न्यूक्लियस का वो कम आया न्यूक्लियस से, सही है। चलो ठीक, एक बार सारी रिपीट करवाते हैं थ्योरी, कहानी खत्म कर देते हैं। अब देखो तुम प्यार से समझो इस चीज को, ठीक है, ये फिजिक्स बहुत प्यारी है एक्चुअली, हाँ वो भी प्यारी है मानता हूँ मैं, मतलब जो जिसकी तुम बात कर रहे हो, पर तुम पढ़ोगे नहीं तो काम बनेगा नहीं भाई। नोट्स बनाओ, अलग अलग पेन से नोट्स बनाओ, 5-6 पेन ले लो, लाल पीले काले नीले जितने भी हैं ले लो। क्यों? अरे बढ़िया लगेंगे ना नोट्स, पर तुम लड़के बना नहीं सकते ना ऐसे नोट्स। एक ही पेन यूज करते हैं, जब तक वो खत्म नहीं होता तब तक फूक मार के चलाते रहते हैं उसको। चलो ठीक है, आ जाओ, हो गया, चलो ठीक बात है। मास इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, मास एनर्जी की फॉर्म है, दे इक्विवेलेंट टू ईच अदर, मतलब मास और एनर्जी की बात कर सकते हैं। चलो ठीक है, इफ अगर किसी बॉडी की एनर्जी इंक्रीज करेंगे तो मास इंक्रीज होगा, करेक्ट बात बोल दी आपने, जमा सही। मतलब तो m अपॉन ई अपॉन सी स्क्वायर समझ मानते हैं। अच्छा, किसी मूविंग बॉडी की एनर्जी ज्यादा होगी, नॉर्मल सी बात है भाई, क्योंकि मूविंग बॉडी में काइनेटिक एनर्जी प्लस हीट एनर्जी दोनों होती है भाई, गजब बात। अच्छा ठीक है, अच्छा अभी हमने सोचा कि सर इतनी बात मास कर रहे हो तो साउथ वाली मूवी का मास जो है, अरे नहीं ये वाला मास अलग है। तो हम किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट से क्या क्या चीजें निकल सकती हैं आप बताओ हमें। तो हमने बताया आपको, एटम में तोड़ा, न्यूक्लियस में तोड़ा, इलेक्ट्रॉन में तोड़ा, फिर उसको न्यूक्लियस में तोड़ा, फिर उसमें क्वार्क्स में तोड़ा, फिर ग्लूटॉन, आगे तो नहीं जाना, इतना बहुत है बस। करेक्ट है, करेक्ट है। तो इन सभी में जब तोड़ने पे एनर्जी कुछ निकलेगी या एनर्जी अपनी दिखाएंगे। अरे नॉर्मल सी बात है भाई, एक बात समझना है यार, तू देख जैसे तू भाग रहा है, ठीक है, तू भाग रहा है, तेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई ना यार, कुछ टाइम बाद तेरी एनर्जी खत्म हो जाएगी, वहां चलेगी मत जाओ, ठीक है, तो एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो ये सारी जो एनर्जी मिलके हमने मास की बात करी हुई है, क्योंकि हमने पढ़ा है जी, क्या पढ़ा है, E बराबर में mc स्क्वायर, मतलब m बराबर में E अपॉन सी स्क्वायर। रुक रहा है भाई, रुक रहे भाई, रुक रहे। तो एनर्जी की बात हमने सब में कर दी, सारी एनर्जी, देख सारी एनर्जी अपॉन में सी स्क्वायर, सही चर्चा। चलो ठीक बात है, आ गया समझ। फिर भी हम बोलते हैं कि सारी एनर्जी के बावजूद भी कुछ पार्ट रह जाता है, और हम ये बता के आ चुके हैं आपको, एनर्जी और मास इक्विवेलेंट होता है। तुम परेशान हो जाओगे इस बात को सुन के ना, उनकी बातें कहाँ तुम्हें नाराज करती हैं। चलो आओ, तो हमने बोला मास डिफेक्ट, जितनी, सॉरी भाई क्या से बीच में खाएगा, अच्छा ये रहा, तो हमने बोला न्यूक्लियस की बात कर रहे हो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात कर रहे हो, इसका मास जैसे तूने समझ, तूने, अब वो एग्जांपल दे नहीं सकता, मैंने दे देता। देखो क्या हुआ कि ये कोई चीज़ थी, इसकी एनर्जी थी 5-10, मान लो 10 किलोग्राम, किलोग्राम में ले लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तूने जैसे उसको पकड़ाया, फूल है गुलाब का पकड़ाया, वो रहेगी 9.99, 0.1 कहाँ गई, 001 कहाँ गई, अरे फूल थोड़ी गिर गया भाई, एनर्जी कहीं गई, कहाँ गई पर। तो यही बोला कि मास डिफेक्ट कहाँ गया, तो इसका नाम दिया मास डिफेक्ट। डेल्टा एम बराबर में जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम एन है। इसको एन मत लिखो, माफी चाहते हैं। सेम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। इसको कैपिटल लिख दो फिर, पता है क्या फर्क, पता हूं क्या, अरे कुछ गलती नहीं है भाई, पहले बता रहा हूं मैं,
ये न्यूट्रॉन के लिए बोला है, ए माइनस जेड न्यूट्रॉन के लिए, और ये न्यूक्लियस की बात कर रहा है। हाँ, गलती कुछ भी नहीं है। हाँ, तुम कहीं गलत लिखे, ठीक है, समझ मानते हो, समझ मानते हो, चलो ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, हाँ ऊपर पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि ये जो मास की बात कर रहे हो, एनर्जी की बात कर रहे हो, इसी को हमने बाइंडिंग एनर्जी बोला। तो बाइंडिंग एनर्जी है क्या? किसी भी न्यूक्लियस से प्रोटॉन को अलग करने की ताकत जो चाहिए, एनर्जी जो चाहिए, वही क्या है, बाइंडिंग एनर्जी। और इतनी ताकत चाहिए कि वापस वो इंटरेक्ट ना कर पाए। तो एनर्जी की फॉर्म में कैसे लिखोगे? डेल्टा ई बराबर में एम सी स्क्वायर, और ये एम एक्चुअली कौन सा होगा, डेल्टा एम वाला। यही क्या आपकी ईबी, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस की बात करेंगे तो ए से डिवाइड कर देंगे, आसान चीज है, वो तो बता देंगे तुम्हें। जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन, ये छोटे वाला न्यूट्रॉन्स वाला है, और ये एम जो कैपिटल वाला है वो न्यूक्लियस वाला है। उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अरे गलत नहीं है बेटा, गलत नहीं है। यहाँ पे आपको पी भी एच भी मिल सकता है हाइड्रोजन के लिए, वो भी गलत नहीं है। अलग अलग किताबें अलग अलग मैटर करती हैं। और हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू कितनी है, 1 है। कहां पर क्या है, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। लाइमन बाबर पास्टन ब्रैकेट फुंड में, पुरानी बातें सर। हाँ हाँ तो चलेंगे ना, वो तो सही चर्चा है भाई। बहुत लंबा हो गया अब लेक्चर ना, चलो चलो आगे चलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस एंड द सम ऑफ रेस्ट मासेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूट न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। भाई तेरे सामने है सब कुछ। डेल्टा एम बराबर में जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम। देख ली, मैं आपको बोल रहा हूं ना, यहां पर जो एम है ना, ये न्यूक्लियस की बात कर रहा है। अरे आपकी इच्छा है भाई, कैपिटल लिखिए, स्मॉल लिखिए, बस पता होना चाहिए। वो गलत नहीं था जी, क्या दिक्कत कर रहे हो, ठीक है, सही मानते हो, चलो ठीक है, समझ आ गई बात। अब जो रेस्ट मास की बात करें वो दिखा देते हैं। एम पी एम एन एंड एम आर द रेस्ट मासेस ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, ए एक्स जेड रिस्पेक्टिवली। इसके अकॉर्डिंग मास नंबर और एटॉमिक नंबर की बात करना प्रारंभ करते हैं। इसके पास क्या थे, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, p प्लस एन। जेड के पास, बेचारे के पास खाली प्रोटॉन्स, कितना तनहा है। और a माइनस जेड क्या आएगा, न्यूट्रॉन्स। सही चर्चा है भाई। आगे थ्योरी का पार्ट है, समझ से पहले वाला समझ आऊंगा तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर नहीं समझा तो थोड़ा सा रिवर्स कर लीजिए और काम करना स्टार्ट कीजिए। चलो आगे चलते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन छोटा सा पार्ट है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं। पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, मास डिफेक्ट अपॉन मास नंबर की बात करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके पैकिंग फ्रैक्शन, द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस इज मास डिफेक्ट्स पर न्यूक्लियन की बात करना स्टार्ट करते हैं। मास डिफेक्ट डेल्टा एम अपॉन ए की बात करेंगे। बाइंडिंग एनर्जी, द पैकिंग फ्रैक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस की बात करना स्टार्ट करेंगे। कितना स्टेबल है, ये सारा काम बाइंडिंग एनर्जी से चलेगा भाई। आगे भाई चेक करो। अरे भाई गुलाबी पेन, आ जाओ। क्या बोला था कि किसी भी प्रोटॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वापस इंटरेक्ट नहीं कर पाए, वो है। तो क्या बोलेंगे, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस में बी डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अप टू न्यूक्लियस इनटू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, अलग अलग तोड़ दिया, and to separate them to such a large distance that they may not interact with the each other। भाई ये देख ले भाई, मतलब ऐसा तोड़ा कि वापस इंटरेक्ट करने की क्षमता ही ना रखें। मतलब कहने का मतलब ये देखना, जो हमारा डेल्टा एम आया था मास डिफेक्ट, उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, तेरा काम बन जाएगा। ये गजब करी सर, देखो जरा, ठीक है, वो समझ आता है हमें। जेड प्रोटॉन्स एंड ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स की बात करें, मास डिफेक्ट क्या आएगा, जेड एम पी ए माइनस जेड एम एन। और देख लीजिए आपको मैं क्या बोला था कि आप जो हमने एम एन की बात करी थी, वो यहाँ पर एन कैपिटल ले लिया, यहाँ स्मॉल ले लिया, बस इतनी सी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और देख ले ई बी बराबर में क्या आएगा,
mc²। अब यहां पर ये बात आप बढ़िया तरीके से बोल सकते हो, भैया नहीं बढ़िया, अरे भाई गलत नहीं है ये, अब सही है। तेरे कर्म तू जानता है, ठीक है। क्या कर रहा है, मतलब कर्म मतलब क्या काम कर रहे हो तुम, नोटिफिकेशन पढ़ रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो? चलो ठीक है, नोटिफिकेशन से मैसेज की पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे हो क्या? चलो आ जाओ, समझ मानते हो। और पर न्यूक्लियंस की बात करेंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस की बात करेंगे, ये तो लल्लू सा टॉपिक है। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस, एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट वन इन न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस, एक ऑब्टेन डिवाइडिंग द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस इट्स मास नंबर। ले भाई ए से डिवाइड कर दे। देख अब तीन अलग अलग फॉर्म की बात करना स्टार्ट करिए। ये वाला c² अपॉन में ए, कहानी खत्म, खेल खत्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सही चर्चा है। अरे मानना पड़ेगा जी, आसान चीज है बहुत ही, ये तो इससे आसान तो क्या ही मिलेगा तुम्हें। सही चर्चा, चलो ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। बाइंडिंग एनर्जी कर्व, आज उसमें देखते हैं। पहले इसमें क्या है कि सबसे मोर स्टेबल की बात करेंगे, जिसकी एनर्जी कितनी आएगी 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो कौन सी बात करेंगे, 56 फेरस की बात करेंगे। ये सबसे ज्यादा स्टेबल माना गया है। आप समझिए 50 से नीचे देखो एनर्जी कितनी ज्यादा डिक्रीज कर रही है, और 50 से इधर वाले के लिए एनर्जी थोड़ी स्टेबल है। वाकिफ मानते हो ना इस चीज को? आप सिर्फ थ्योरी का पार्ट है और कुछ भी नहीं है, ये थोड़ा याद करना पड़ता है एक्चुअली। एक्सपेक्ट फॉर सम न्यूक्लियाई लाइक 4 हीलियम 2 12C6 एंड 6O8 द वैल्यूज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑन द नियर स्मूथ कर्व की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब ये हीलियम की बात करना स्टार्ट कर रहा है। देखिए कर्व एक्चुअली क्या चल रहा है, ये कर्व किया, फिर डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया, फिर बहुत डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, इस तरह से। और यहां से आप देखिए 50 के बाद देखिए थोड़ा स्मूथ चल रहा है कर्व। अच्छा आपको एक बात बताते हैं, इसकी जो एनर्जी होती है वो कुछ 1800 कुछ होती है, 1835 कुछ। इसकी जो एनर्जी होती है वो 400 कुछ होती है। फिर भी ये ज्यादा स्टेबल है इसके कंपैरेटिवली में। ऐसा क्यों, सोच के बोलो। और बाइंडिंग एनर्जी के अकॉर्डिंग ये ज्यादा स्टेबल है। ऐसा इसलिए होता है बेटा, इसके पास अगर एनर्जी ज्यादा है तो रहने वाले लोग भी ज्यादा हैं, इसके पास एनर्जी ज्यादा है पर रहने वाले लोग क्या हैं, कम हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा मोर स्टेबल क्या है, ये वाला है। वापिस बोलो, इसके पास 1800 के अराउंड होती है एनर्जी, पर इसके पास लोग देख 238 है, लोग से समझ आते हैं हमें। इसके पास लोग सिर्फ 56 ही है, ये फर्क है दोनों में। वाकिफ मानता है? चलो ठीक है। सेकेंड पार्ट, द बाइंडिंग एनर्जी या न्यूक्लियंस इज स्मॉल फॉर लाइट न्यूक्लियाई लाइक 1H1 2H1 एंड 3H1। कहने का मतलब प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के लिए क्या बात को लेंगे, लाइट न्यूक्लियाई बाइंडिंग एनर्जी क्या है, कम है इसके लिए। मास नंबर 2 से 20 की बात जब करते हैं, इसमें देर आर वेल डिफाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा इन द कर्व। क्या बोला था कि एनर्जी ऊपर जा रही है, फिर कम हो रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर कम हो रही है, मतलब बहुत डिफ्लेक्ट कर रही है एनर्जी, मैक्सिमम मिनिमा मैक्सिमम मिनिमा। और आगे देखो 50 से आगे एनर्जी बिल्कुल स्मूथ चल रही है। द मैक्सिमा ऑकर फॉर 4 हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन की बात करें, इंडिकेटिंग द हायर स्टेबिलिटी। मतलब इनके लिए बात करना चाह रहे हैं, हीलियम के लिए, कार्बन के लिए और हमारे ऑक्सीजन के लिए, ये सबसे ज्यादा पीक वैल्यू पर है। द मिनिमा कॉरस्पॉन्डिंग टू लो स्टेबिलिटी किसमें आएगी, देख जो नीचे है, लिथियम NO के बारे में। सही चर्चा है, सही चर्चा है। ओके ओके ओके, हाँ ठीक है,
क्लियर चर्चा? मतलब जहां तेरे को पीक वैल्यू मिल रही है वो मैक्सिमम दिखा रहा है। अरे नॉर्मल सी बात है ना भाई, ये कर्व दिख भी तो रहा है ना यार, आपको समझ मानी है, जहां ऊपर नीचे जहां कर्व करता है ना वहां फ्यूजन होता है, जुड़ते हैं चीजें, और जहां स्मूथ चल रहा है कर्व वहां फिशन होगा, टूटेगी चीजें। द मैक्सिमम क्लोज वैल्यू 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन द मास ऑफ नंबर रेंज कितना है 40 to 120। इट्स द पीक वैल्यू ऑफ 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन फॉर फेरस की बात करेगा, 56-26 की बात करेगा भाई। और ये आपको बता चुके हैं कि एनर्जी की वैल्यू बात ज्यादा कर रहे हैं और इसका स्लोप भी कम है, तो इसलिए ये मोर स्टेबल है। सही जैसा छोटा सा कर था, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट तो है मतलब वो है नहीं, ये लिखा भी हुआ है। ये देखो यहाँ पर फिशन की कंडीशन है और यहाँ पर क्या है, फ्यूजन की कंडीशन है, जुड़ने की। छोटा सा टॉपिक रह गया टूटने कि अगर न्यूक्लियर फिशन क्या हुआ कि जब हैवी न्यूक्लियाई की बात करते हो तो वो दो हिस्सों में टूट जाता है लाइटर में। हैवियर न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू लाइटर न्यूक्लियाई। बाइंडिंग एनर्जी चेंजेस फ्रॉम 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन टू 8.4। लिबरेट ऑफ एनर्जी मतलब इस टाइम क्या है, एनर्जी निकल रही है। अरे टूटेगा तो भाई एनर्जी निकलेगी ना यार, टूटते हैं तो समझ सकते हो तुम। चलो ठीक है। न्यूक्लियर फिशन विच इज बेसिस ऑन द एटम बम, और वो किसका आएगा, हाइड्रोजन बम की बात करेगा, उसमें फ्यूजन होगा। When two light nuclei combine from a heavier nucleus, the lighter binding energy per nucleus of the latter result released for energy nuclear fusion which is the basis of hydrogen bomb की बात करना स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं, इतना सा पार्ट था तुम्हारा। सही चर्चा है। चलो नोट्स देखते हैं, अब थोड़ा सा काम बन जाएगा। सुनिए जी, नोट्स में क्या देखेंगे, पहला न्यूक्लियर फोर्स, और कौन से वाला, स्ट्रॉन्ग वाला। चलो ठीक। सेकंड ई बराबर में mc², मास एनर्जी इक्विवेलेंट, या E/c² बराबर में m। आइंस्टाइन सर ने 1905 में दिया था अपनी थ्योरी, एक्चुअली थ्योरी ये दी थी। मास डिफेक्ट डेल्टा m बराबर में ZMP A माइनस Z MN माइनस कैपिटल MN। चलो कोई बात नहीं सर। बाइंडिंग एनर्जी क्या था, अरे c² मल्टीप्लाई कर, मानते हो, अरे मानना पड़ेगा जी। ठीक है सर, क्या ऐसे करते हो आप, बच्चे हो क्या, नहीं छोटे बच्चे, आ जाओ, हो गया। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा वो न्यूक्लियर स्टेबल या अनस्टेबल, सोच के, उतना स्टेबल जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा, जितनी ज़्यादा, भाई इंपॉर्टेंट है, सामा कर लो, बाइंडिंग एनर्जी उतना ही स्टेबल। ये क्या लिखा है, उतना, अरे काय करते हो ऐसे तुम, उतना ही न्यूक्लियस स्टेबल।
एनर्जी निकालनी पड़ेगी उतनी। ठीक है। छठा, कर्व में क्या देखा? कर्व में देखा 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 56 फेरस की सबसे ज्यादा स्टेबल। पचास से पहले या 2 से 20 तक की जो बात करते हैं, एक स्मूथ कर्व बनता है। और बस ठीक है, हाँ एक रहेगा। न्यूक्लियर फिशन। फिशन का मतलब क्या हो गया? टूटना। एक हैवी न्यूक्लियस दो हल्के में टूटेगा। हल्के में ले रहा है क्या? जी सर क्या बोलते हो? फ्यूजन, दो हल्के एक हैवी की बात करें यार। अरे मुझे भी दुख होता है भाई, मिटो के कौन लिखना चाहता है? एटम बम, हाइड्रोजन बम। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ा हमने, और इतना आपको आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो पढ़ाई नहीं कर रहे। सही चर्चा है? अरे वाकिफ हो क्या भाई? पूरे नोट्स बन चुके हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है जी। एक बार रिपीट कर लो, थोड़ा बैक कर लो ताकि काम बनना स्टार्ट हो जाए। सही चर्चा है। इसके बाद हमारा जो पार्ट आने वाला है वो है रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा, इसी के बीच में आएगा। फिर डीके की बात करना स्टार्ट करेंगे, हाफ लाइफ, मीन लाइफ की बात करना स्टार्ट करेंगे। ये पार्ट आएंगे आपके लगातार सीक्वेंस में। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें से, मतलब एक्चुअली 4 क्वेश्चन आते हैं टोटल मिला के। एटम, ड्यूल नेचर और न्यूक्लियर के अंदर 3-4 के बीच में आते हैं। और सेमीकंडक्टर सबसे भारी है। हो गया। सुबह मगरूर को शाम भी कर देता है, शोहरतों को छीन कर गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत मत करना, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा, बराबर ही घर वालों की बात मान रही हो। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।